नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम खबरों पर और शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि देश भर में तेज गति से संपर्क जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि ही इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रेरणा रही है। करीब 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। यह एक्सप्रेसवे संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, बरेली के रास्ते प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बन जाने के बाद यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का भी निर्माण किया जाएगा। यह हवाई पट्टी वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता देगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे की जब नींव रखेंगे, तब जनसभा को संबोधित करते हुए वो उत्तर प्रदेश में बीते 4.5 साल में क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं, इसका भी ब्यौरा देते हुए नजर आएंगे। अब से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था और उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को पूर्ण रूप से वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा था कि बीते 4-4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में विकास कार्य जिस गति से हुए हैं, आज उत्तर प्रदेश देश के विकसित राज्यों में से एक है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलग अलग जनसभाओं में जो विकास कार्य गिनाते हुए नजर आते हैं, उसमें वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी जिक्र करते हैं, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी जिक्र करते हैं। और आज जब गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर में रखेंगे, तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों की सूची में एक नया एक्सप्रेसवे भी जुड़ेगा, जो है गंगा एक्सप्रेसवे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार कह चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में किए गए तमाम कार्यों का केवल फीता काटने का काम कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से आज से अगले 10 दिन तक उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं, वो चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तर प्रदेश को अलग अलग जिलों में पहुंचकर सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो उन्हीं श्रृंखला में आज का यह महत्वपूर्ण सौगात जो कि गंगा एक्सप्रेसवे का है, जिसके जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों को जोड़ने की कवायद जो है वो सरकार कह रही है। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे बनकर जब तैयार होगा तो न केवल उत्तर प्रदेश के 2 हिस्सों को जोड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि इसके आसपास जो कॉरिडोर है उसको भी विकसित कर विकास की रफ्तार को बढ़ाने का दावा जो है उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। तो अब से कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखते हुए नजर आएंगे, तब हम आपको सीधा दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोल रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पर्ले अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आई हुई हैं। भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होता जा रहा है। अब इसी कड़ी में भारत और फ्रांस के बीच रक्षा के मापदंडों को लेकर हाई लेवल कल वार्ता हुई, जिसके बाद फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पर्ले ने भारत को वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्थिरता में अपना भागीदार बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत और फ्रांस मजबूत सिद्धांतों और नियमों से संचालित वैश्विक व्यवस्था में यकीन रखते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि दोनों देशों का जुड़ाव 2 देशों से ज्यादा यहां के लोगों द्वारा साझा किए जाने वाले मूल्यों पर आधारित है। पर्ले ने इसके अलावा कहा कि यह रिश्ता इतना प्रगाढ़ हो चुका है कि गंगा और सीन नदी के बीच की दूरियां घटी हुई महसूस होती हैं। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता और शांति में भारत की भूमिका की सराहना भी की है। साथ ही आतंक की व्यापक चुनौती और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को खतरा
बताते हुए साफ संदेश भी दिया है। तो फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पर्ले, आपको बता दें, कल भारत पहुंची थी, जहां सबसे पहले फ्लोरेंस पर्ले ने जो राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल है वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी तमाम शहीदों को, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 1-to-1 डायलॉग में, रक्षा वार्ता में बैठी, और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कल इस बात को लेकर भी संकेत दिया है कि अगर भारत चाहेगा तो फ्रांस आने वाले समय में और राफेल लड़ाकू विमान जो है वो भारत को देने को तैयार है। इसके अलावा कल की वार्ता के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत और फ्रांस जो है वो एक अहम रणनीतिक साझेदार हैं, और जिस बात का उन्होंने जिक्र किया कि सीन नदी और गंगा नदी के बीच की दूरियां कम होती नजर आती है। आपको बता दें कि सीन जो है फ्रांस के सबसे पुरानी नदियों में से एक है। जो महत्व गंगा का भारत में है वही महत्व सीन नदी का फ्रांस में है, और इसी को लेकर जब कल फ्लोरेंस पर्ले ने यह बयान दिया तो दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसके और भी मजबूत होने की जो संभावनाएं हैं वो और नजर आई। इसके अलावा कल फ्लोरेंस पर्ले ने भी ये भी स्पष्ट रूप से कहा कि जो चीन की बढ़ती आक्रामकता है उसके खिलाफ भारत के साथ फ्रांस खड़ा है, और दोनों देश मजबूती से एक दूसरे का साथ निभाते हुए वैश्विक स्तर पर एक दूसरे के विकास के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। तो फ्लोरेंस पर्ले अपने 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आई हुई और आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन है। रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव हारने के बाद करीब 2.5 साल बाद आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अमेठी से पूर्व सांसद राहुल गांधी अपने परिवार के गढ़ अमेठी में मौजूद होंगे, जहां वो बीजेपी सरकार पर हमला बोलने के लिए महंगाई के मुद्दे पर पदयात्रा करेंगे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा नाम दिया है। राहुल और प्रियंका अमेठी के जगदीशपुर से हारीमऊ तक करीब 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलेंगे। पदयात्रा के लिए कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। पदयात्रा समापन पर दोनों नेता एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा के 2019 में हुए चुनाव में स्मृति ईरानी के हाथों मिली हार के बाद राहुल गांधी का यह दूसरा अमेठी दौरा है। तो आज राहुल गांधी अपने उस संसदीय क्षेत्र में होंगे जिससे 2014 में आखिरी बार वो चुनकर आए थे। 2019 में उन्हें स्मृति ईरानी के हाथों अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था। इस वक्त राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं, और आज अमेठी में, जो कि एक तरीके से 2019 से पहले तक गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था, वहां भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा जो है वो करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश की प्रभारी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद होंगी। तो लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक तरफ जहां जेंडर कार्ड के सहारे चुनाव में उतरती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी अमेठी से अपने इस उत्तर प्रदेश के चुनावी शंखनाद की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर जब अमेठी राहुल गांधी पहुंचते हैं तो उन्हें अमेठी की जनता का प्यार किस तरीके से मिलता है, क्योंकि 2019 में इसी अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी को हराया था, जिसके बाद राहुल गांधी वायनाड से सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। तो आज अमेठी में यह अहम पदयात्रा है कांग्रेस की। इस पदयात्रा के बाद जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वायनाड से सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा। रुक करते हैं अगली खबर का। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद अब दूसरा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी दूसरी जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है। लखीमपुर सीजेएम कोर्ट में आशीष मिश्रा की तरफ से बदली गई धाराओं पर जमानत अर्जी डाली गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। मामले में जांच कर रही एसआईटी के इंस्पेक्टर ने बताया कि बीते दिनों मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के साथ ही गैर इरादतन हत्या की धाराओं को हटाकर सोची समझी साजिश के तहत हत्या और
हत्या के प्रयास की धाराओं को कोर्ट के आदेश पर जोड़ा गया था। जांच अधिकारियों की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों की रिमांड इन नई धाराओं में बना दी थी। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपी तभी से साजिश रचकर हत्या और हत्या का प्रयास, लाइसेंसी असले के दुरुपयोग समेत तमाम धाराओं में जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए थे। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की तरफ से दूसरी जमानत अर्जी डाली गई थी। अब आशीष मिश्रा पर लगी नई धाराओं में जमानत अर्जी डाली गई है, इसे कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो लगातार दूसरा झटका मिला है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी को। उनकी तरफ से जो धाराएं उन पर अब लगाई गई हैं, उन धाराओं के तहत जमानत अर्जी जो है वो दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि अब जो है आशीष मिश्रा के ऊपर गैर इरादतन हत्या का जो आरोप है, उसको इतर हत्या की साजिश, हत्या करने के आरोप के तहत जो है धाराएं दर्ज की गई हैं। और एसआईटी की जांच रिपोर्ट में इस बात का पूर्ण रूप से प्रमाणित ये बात पूर्ण रूप से प्रमाणित हो चुकी है कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने अपने साथियों के साथ मिलकर जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। एसआईटी की इस रिपोर्ट के आने के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग भी लगातार बढ़ रही है। इस बीच उन्होंने पत्रकारों से भी बदसलूकी की थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटे की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि अगला कदम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की तरफ से उनके वकील क्या उठाते हैं। एमपी अजब है और यहां के किस्से भी कुछ गजब हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अनोखे अंदाज के लिए अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कभी वो सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखते हैं तो कभी सार्वजनिक टॉयलेट की सफाई करते। ऐसे में एक बार फिर वो अपने अनोखे अंदाज में नजर आए। इस दौरान वो ग्वालियर के शासकीय कन्या विद्यालय हजीरा पहुंचे, जहां गंदगी का अंबार देखकर गुस्से से भर गए। इस बीच उन्होंने पहले तो स्कूल प्रबंधन को फटकार लगाई, फिर ग्वालियर कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और डीईओ को कॉल कर उनकी क्लास ली। इसके बाद ऊर्जा मंत्री तोमर ने खुद सफाई का जिम्मा संभाला। उन्होंने खुद ब्रश और पानी लिया और स्कूल टॉयलेट को साफ कर दिया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब सहित 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। राजनीतिक दलों के वादों और घोषणाओं के बीच एक सर्वे में सामने आया है कि पंजाब में ज्यादातर लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक पंजाब के 29% लोग चाहते हैं कि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। वहीं 27% लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में सहमति जताई है। इस सर्वे की माने तो सिर्फ 1% लोगों का मानना है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। सर्वे के मुताबिक 10% लोग राज्य में शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनाना चाहते हैं। वहीं 25% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय जाहिर नहीं की है। 7% लोगों का यह मानना है कि चुनावी नतीजों में त्रिशंकु विधानसभा बनेगी। इस सर्वे के अनुसार करीब 32% लोगों ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी को पसंद किया है। वहीं 24% ने अरविंद केजरीवाल के नाम पर सहमति जताई है। इसके अलावा 2% लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह, 17% लोग सुखबीर सिंह बादल, 13% भगवंत मान और 5% नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं। राज्य में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 42 से 50, शिरोमणि अकाली दल को 16 से 24 सीटें, आम आदमी पार्टी को 47 से 53 सीटें मिल सकती है। यहां बीजेपी का प्रदर्शन खराब होने के भी संकेत हैं। बीजेपी को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान है। रुक करते हैं अगली खबर का। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ही ओमिक्रॉन के एक साथ 10 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। ओमिक्रॉन देश में
देश के अब तक 11 राज्यों में दस्तक दे चुका है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 32 संक्रमित हैं। देश भर में ओमिक्रॉन के कुल 113 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ओमिक्रॉन की उत्तर प्रदेश में भी एंट्री हो गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले में एक बुजुर्ग दंपत्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। दंपत्ति की ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र, राजस्थान से जुड़ी हुई है। दोनों इन राज्यों के कई शहरों में घूमने के बाद गाजियाबाद आए थे। वहीं राजस्थान में 17 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित है। महाराष्ट्र में 32, दिल्ली में 22, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 8, तेलंगाना में भी 8, केरल में 5, गुजरात में 5, तमिलनाडु में 1, चंडीगढ़ में 1, पश्चिम बंगाल में भी ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया है। तो लगातार देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आपको बता दें कि अब कुल 22 ओमिक्रॉन के मामले जो हैं वो सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महाराष्ट्र से 32 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़े हैं, उससे देश के लोगों में चिंता जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। इसी खबर पर और बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन के पूर्व सलाहकार डॉक्टर RS बेदी जी। बेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले जो हैं अब बढ़ रहे हैं। 113 मामले जो हैं अब कुल हो चुके हैं। दिल्ली में भी 22 मामले हो गए हैं, महाराष्ट्र में 32। किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितनी इस वक्त लोगों को इन बढ़ते हुए मामलों से घबराने की जरूरत है? फैलेगा और अभी 113 मामले जो सामने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 113 है। इसको आप 10 से भी गुना कर सकते हो और 100 से भी गुना करके देख सकते हो। अच्छा, अब हम देखना ये है कि ओमिक्रॉन का जो ये म्यूटेंट वेरिएंट है, इसकी खासियत क्या है। इसकी खासियत है कि जो आज तक के बाहर के मुल्कों से जो सारे रिसर्च के द्वारा पता चल रहा है, वो ये है कि ये 70 गुना ज्यादा फैलता है डेल्टा वेव से। हाँ, इसमें एक बात कही जा रही है कि ये डेल्टा वेव से शायद कम लोगों को अस्पताल तक पहुंचाता है या आईसीयू तक पहुंचाता है, या इसमें जो मौत की दर है वो कम है। अगर हम ये मान भी लें तो इससे हमें डरना नहीं है, मगर जो जितनी भी सावधानियां बरतनी है वो आज बरतनी है, कल पे छोड़ेंगे तो लेट हो जाएगा। अच्छा, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 135 करोड़ की आबादी वाला देश है हमारा जी। अगर 70 गुना ज्यादा लोग पीड़ित होंगे इससे डेल्टा वेव के तुलना में, तो अगर मौत की दर कम भी हो, हॉस्पिटलाइजेशन की दर कम भी हो, फिर भी संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी जो है वो बहुत बढ़ के ठीक सामने आने वाला है। बेदी साहब, एक और चीज, हमने भारत में जो कोरोना का साइकिल देखा है वो मैं बीते 2 साल से इस पर भी नजर बना रहा हूं, आप बेहतर बता पाएंगे कि हमारे यहाँ संक्रमण के मामले एकदम अपने एक तरीके से बढ़ते हुए नजर आते हैं। वो आते हैं मार्च से लेके जून के बीच में। पिछले साल भी हमने देखा था जब डेल्टा वेरिएंट इसी मौसम में यूरोपीय देशों और अमेरिकी देशों में उत्पात कहर मचा रहा था, तब भारत में उतने मामले नहीं थे और हमारे यहाँ लापरवाही थी। मार्च के बाद हमारे यहाँ एकदम से संक्रमण की रफ्तार बढ़ी। क्या इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में भी यही पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है? बहुत मुश्किल है ये कहना, ये आपका सवाल बहुत ही वाजिब है, मगर बात यह है कि जब म्यूटेशन इतनी ज्यादा, और ये म्यूटेशन जो है 32-30 से ज्यादा स्थानों पे ये वायरस अपना म्यूटेट कर चुका है, तो इसका मतलब है इसके जो कुछ लक्षण हैं और जो बढ़ने की सब कुछ चीजें जो हैं इससे जुड़ी हुई, वो भिन्न होंगी पहले वेरिएंट से। तो जरूरी नहीं है कि हमें मार्च में जाके ही वेव का सामना करना पड़े। मेरे को लगता है कि अगले 15-20 दिन में, 2 या 3 हफ्ते में ये डिसाइडर होंगे, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। तेजी। इसके अलावा डॉक्टर साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि आप इसको बेहतर जवाब दे पाएंगे। अब देश के लोग ही नहीं, पूरे विश्व भर में
जो लोग हैं वो अब उन तमाम सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो इन बढ़ते हुए मामलों के बीच लॉकडाउन जैसी व्यवस्था लगा देते हैं, चीजें बंद कर देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीते 2 साल में लगातार कोरोना के नए नए वेरिएंट्स आए हैं और लगातार लॉकडाउन लगाए गए हैं, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि निजात कब मिलेगी आखिर कोरोना के इस पूरे चक्र से, और क्या हर्ड इम्यूनिटी इंडिया में अभी इतनी नहीं हुई है कि हम इस वेरिएंट का सामना कर पाए? आप बहुत ही जो ये सुलझे हुए सवाल आप जो 2 पूछे हैं, वो एक तो ये है जो बाहर की स्टडीज में भी आ रहा है और जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स मिलके जब गोष्ठी करते हैं तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि क्योंकि ये माइल्ड है और 70 गुना ज्यादा ये लोगों को इन्फेक्ट करने वाला है, तो इससे खुद ब खुद ये हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हमें लेके जाएगा। अच्छा। और दूसरी जो एक अच्छी बात सामने नजर आ रही है कि ये माइल्ड है, मगर यहाँ पर भी अब 2 आंकड़े आ रहे हैं। पहला आंकड़ा आ रहा है साउथ अफ्रीका की तरफ से, उसमें बताया जा रहा है कि ये माइल्ड है, मगर आप अगर यूके की तरफ चले जाओ जहाँ पर वैक्सीनेशन दर ज्यादा है, हाँ 94,000 केस नहीं है। हाँ, आज ब्रिटेन में 94,000 केस आए हैं कोरोना के। एग्जैक्टली। तो जब ये एक समुदाय को के एक जाति के लोगों को वो किस तरह से पकड़ता है, क्योंकि इसमें 2 भाग हैं। एक तो ओमिक्रॉन की अपनी क्षमता लोगों में किस तरह से ये फैलेगा। ठीक है डॉक्टर बेदी, बस एक मेरा आखिरी सवाल, क्या ये अगले आने वाले 10 से 15 दिन डिसाइडर होंगे कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो भारत में खतरनाक होगा, या फिर ये एक माइल्ड अप्रोच लेकर ही हम इसका सामना कर पाएंगे? अगले 15 दिन आप डिसाइडर मानते हैं? 15 दिन नहीं, डिसाइडर इस नजरिए से कि ये खतरनाक उतना होगा कि नहीं होगा, ये मैं समझता हूँ जनवरी के आखिर तक हमें मालूम पड़ेगा। जनवरी के आखिर, ठीक है। तब तक देर हो जाएगी। हमें मौतों के ऊपर, लाशों के ऊपर हमें रिएक्शन नहीं देना है, हमें प्रोएक्टिव होकर जी अभी तक तो भगवान की दया से अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से किसी भी मरीज की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, तो ये एक अच्छी बात है जिसका आपने जिक्र भी किया कि ये लोगों को आईसीयू तक कम ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर एस बेदी मेरे साथ जुड़कर जो तमाम जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो निश्चित तौर पर सावधानी एक बार फिर बरतने की आवश्यकता है तमाम लोगों को, और किसी भी तरीके की लापरवाही आने वाले दिनों में देश के लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। रुक करते हैं अगली खबर का। देश में जहरीली हवा के साथ ही अब लोगों को बढ़ती सर्दी का भी सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में कोहरे के साथ कपकपाती ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे तक देश के अलग अलग हिस्सों में सर्दी और बढ़ सकती है। इस बीच राजधानी दिल्ली में इस ठंड के सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि पारे में और भी गिरावट हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवाओं ने मौसम को और भी ठंडा कर दिया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार 19 दिसंबर से जम्मू कश्मीर का तापमान और गिरेगा। पारा गिरने से अचल में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने बताया कि इन इलाकों में 2 से 3 दिनों तक कोहरा भी छाया रह सकता है। साथ ही शीतलहर चलने से के भी आसार लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी अब ठंड ने एंट्री ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों तक यूपी में भी कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में शीतलहर का आगमन हो चुका है और इसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी से हुई है और धीरे धीरे इसकी चपेट में पूरा उत्तर प्रदेश होगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के लोगों को गंभीर शीतलहर का सामना करने की चेतावनी दी है। रुक करते हैं अगली खबर का। ब्रिटेन में कोरोना के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार तीसरे दिन भी ब्रिटेन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। शुक्रवार को ब्रिटेन में कोरोना के 93,045 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़ने की सबसे मुख्य वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट को माना जा रहा है। 93,045 नए मामले दर्ज होने के बाद ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 11.1 मिलियन तक पहुंच गई है। वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 111 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 1,47,000 से अधिक हो गई है। स्कॉटलैंड के मंत्री निकोला स्टर्जन ने कहा कि ओमिक्रॉन अब देश के प्रमुख कोरोना वायरस स्ट्रेनों में से एक है। साथ ही कहा कि 1 हफ्ते पहले मैंने जिस सुनामी की चेतावनी दी थी वो अब हमें प्रभावित कर सकती है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना
का प्रयास है कि हमारे पास न केवल यूरोप में सबसे तेज वैक्सीन रोल आउट है, बल्कि ओमिक्रॉन के कुछ अधिक हानिकारक परिणामों को रोकने के लिए भी है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो बड़ा ही गंभीर है। उन्होंने कहा कि लोगों को तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री पर प्रतिबंधों की घोषणा करने का भी दबाव है। सुकेश चंद्रशेखर के मामले में हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में ईडी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू में सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और करीब 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली से जुड़ा हुआ है। अब जैकलिन और नोरा को सुकेश से मिले महंगे तोहफे के अलावा नोरा और सुकेश की चैट भी सामने आई है, जिसमें दोनों गिफ्ट को लेकर बात कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेही से रेंज रोवर कार के बारे में पूछा था। चैट में सुकेश ने कहा, क्या तुम्हें ये पसंद है? इस पर नोरा जवाब देती है, हाँ, ये एक अच्छी रफ यूज कार है। इसके बाद ये बेहद क्यूट है और एक स्टेटमेंट कार है। इस पर मुकेश ने मैसेज किया, मैं आपको और विकल्प दिलाऊंगा। और अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक लगातार जारी है। तालिबानी शासन ने यहां भुखमरी की स्थिति पैदा कर दी है, लेकिन इसी बीच सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब नई तालिबानी सरकार के तहत अफगानिस्तान के वित्त मंत्रालय ने एक मसौदा राष्ट्रीय बजट तैयार किया है। अफगानिस्तान में 2 दशकों में पहली बार बिना विदेशी सहायता के बजट को तैयार किया गया है। इस बारे में तालिबान के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी। युद्धग्रस्त मुल्क का बजट ऐसे समय पर पेश किया गया है जब देश आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है। इससे अलग अफगानिस्तान पर मानवीय संकट भी खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे भूख का हिमस्खलन भी घोषित कर दिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।